गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप एनडीए या सीडीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी से अच्छे से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको वेल प्लान मैनर में हर एक चीज़ मिलेगी, है ना। जैसे हम यहाँ पर ये जो करंट अफेयर करा रहे हैं, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इससे रिलेटेड और क्विज चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या सीधे सीधे आप टेलीग्राम में टारगेट डिफेंस एकेडमी सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा, वहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, आपके एनडीए सीडीएस की तैयारी के लिए बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अब एक ये अनाउंसमेंट है, मैं पहले भी कर चुका हूँ और फिर कर रहा हूँ कि भैया हमारे पास अभी एनडीए और सीडीएस का जो फॉर्म है वो लाइव चल रहा है ना। और उसका भी डेट कंप्लीट होने वाली इसी महीने हो जाएगी। तो उसके कंप्लीट होते होते बच्चों को, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है तो वो तैयारी भी करना चाह रहे होंगे, तो अगर वो टारगेट बैच के साथ तैयारी करेंगे, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टारगेट बैच के साथ आप तैयारी करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। चाहे हम एनडीए की बात कर लें बेटा या सीडीएस की बात कर लें, तो एनडीए सीडीएस के हमने टारगेट बैचेस शुरू किए हैं जो 14 सितंबर को टारगेट करके बनाए गए हैं। और आपके एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा एग्जाम की तैयारी कराना है ना। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है वो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से तैयारी करना, तो हमारे कैंपस के प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो जो 1 ईयर का होता है ना। आपको जो क्लासेस यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वो डेली 4 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, प्लस उसी से रिलेटेड आपकी रेगुलर शीट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस। अगर आप हमारा हॉस्टल लेना चाहते हो तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है हमारे पास, मेस की भी है। हर तरह की फैसिलिटीज़ है जो आपके लिए या आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी होती है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल ये तो बात होगी बेटा हमारे बैच के बारे में। चलो आज शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बेटा। एमएस धोनी वॉज इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन जून 2025। हाउ मेनी आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफीज डिड ही विन एज अ कैप्टन। ठीक है, देखो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में धोनी को बेटा जगह मिल गई है, और धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जाने वाले कोई पहले इंडियन नहीं है। ठीक है, तो वो किस नंबर के इंडियन है ये पूछा जा सकता है। तो बेटा याद रखिएगा, धोनी बिकम द 11th इंडियन टू ज्वाइन दिस हॉल ऑफ फेम, है ना। 11वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। और यहां पे देखो जो क्वेश्चन है, आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफी धोनी ने कितनी जिताई बेटा? 3, है ना। अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की एक T20 वर्ल्ड कप है, ये भी धोनी ने जिताया है, एक वर्ल्ड कप है, ये भी जिताया है, और चैंपियंस ट्रॉफी है, ये भी जिताया है। तो आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट्स हैं और तीनों टूर्नामेंट धोनी ने भारत को जिता चुका है ना। और 2007 में, 2011 में और 2013 में इस तरीके से इन्होंने ये भारत को विजय दिलाई है, इसे याद रखिएगा। कैप्टन कूल के नाम से फेमस है, और हॉल ऑफ फेम में जगह पाना मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। अभी ध्यान रखिए, अगर धोनी 11वें नंबर पे हैं, 11वें भारतीय हैं, ठीक है, तो धोनी से पहले भी बहुत सारे लोग हुए होंगे, तो कौन कौन हुए हैं उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो हॉल ऑफ फेम में गए थे वो थे बिशन सिंह बेदी, है ना, याद रखिएगा, बिशन सिंह बेदी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो बिशन सिंह बेदी हमारा जो पहला वर्ल्ड कप भारत जीता था उसके खिलाड़ी थे, है ना। और दूसरे जो गए थे वो थे कपिल देव जी। फिर आपके गवास्कर, सुनील गवास्कर। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनिल कुंबले, है ना। अनिल कुंबले के अलावा राहुल द्रविड़। बेटा ये सब हॉल ऑफ फेम में रहे हैं, इसे याद रखिएगा। द्रविड़ के बाद हमारे तेंदुलकर साहब, है ना। ठीक है, अब देखो तेंदुलकर के बाद, ठीक है, ये 6 मैन, अभी तक मैन आ रहे थे, अब फीमेल आएंगी, है ना। अभी क्या है, 11 11 सब मेल नहीं है, फीमेल भी है।
है ना। तो देखिए अब तेंदुलकर के बाद वीनू मार्कंड, ठीक है। डियाना, डियाना देखो भारत से खेली हुई है। एडोलजी, डियाना एडोलजी। फिर सहवाग आ गए, है ना बेटा। सहवाग के बाद नीतू डेविड, देखो फीमेल्स भी हैं। और 11वें नंबर पे धोनी आ गए। तो देखो ये 10 पहले जा चुके, मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। तेंदुलकर तक देखा जाए तो ये सारे प्लेयर्स के नाम तो आपको पता है, लेकिन नीचे वाले प्लेयर्स में वीनू मार्कंड भारतीय खिलाड़ी रहे हैं ये भी, है ना। दियाना और नीतू ये दोनों फीमेल हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो इसे ध्यान रखिएगा। आपके टोटल अगर हम हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं तो ये धोनी 11वें नंबर पे आए हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर निकोलस पूरन recently announced his retirement from the international cricket at the age of 29. What was his primary format of representation of West Indies? तो देखो निकोलस पूरन हर कोई इनको जानता है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है और लखनऊ सुपर जॉइंट की तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने काफी बढ़िया अपना पूरी चीजें करी हैं। देखा है आपने, जब भी बैटिंग करते हैं तो बहुत ही खतरनाक बैटिंग करते हैं, है ना। वेस्ट इंडीज से खेलते हैं और इन्होंने अभी वेस्ट इंडीज में ओडीआई और टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है ना। तो ये दोनों फॉर्मेट खेलते थे और इनसे उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब निकोलस पूरन की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट से ये आईपीएल में खेले हैं इस बार और बहुत बढ़िया स्ट्राइक किया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू रीच इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, है ना। देखो फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस इज नॉट शुभांशु शुक्ला, है ना। ये पहले इंडियन नहीं है ना। ये पहले इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं, जहां से अभी सुनीता विलियम्स आई है ना। लेकिन फर्स्ट इंडियन नहीं है जो स्पेस में जा रहे हैं। फर्स्ट इंडियन टू गो इन द स्पेस दैट इज राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी के बारे में आप अगर जानेंगे तो बहुत ही अच्छा उनका रहा है, इनके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उनकी जानकारी मिले। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, आप लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी करो तो अगर मैं बता दूं शुभांशु शुक्ला जी के बारे में, तो ये ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में और ये फ्लाइट टेस्टिंग पायलट भी है ना। और इंडियन एयरफोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एनडीए खड़क वासला का एग्जाम क्लियर करके इंडियन एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग टेस्टिंग पायलट में से अपना कैरियर शुरू किया और अब ये इसरो से अटैच हो गए एज अ एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम से इन्हें जाना जाता है। ग्रुप कैप्टन एक बहुत बड़ी रैंक होती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो और बड़ी बड़ी रैंकें आपको मिलती है, लेकिन ग्रुप कैप्टन भी एक अच्छी रैंक है। जिस उम्र में इन्होंने ये रैंक पाली है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे बात करें शुभांशु शुक्ला जी की, तो ये जो है ये एक्सियम 4 मिशन जा रहा है। कौन सा मिशन जा रहा है बेटा? एक्सियम 4 मिशन, है ना। ये मिशन में 4 लोग जा रहे हैं, 4 अलग अलग देशों से, है ना। कहाँ पे जा रहे हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस बोलते हैं इसे। वहां पे जाकर रहेंगे, स्पेस स्टेशन की मरम्मत करना, उसकी मेंटेनेंस करना, वहां से ऑब्जर्वेशन का सारा काम करना, ये सब करने का काम है इनका, ठीक है। तो भैया शुभांशु जी तो जा ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ और कौन जा रहा है? इनके साथ जा रही हैं एक नासा की एस्ट्रोनॉट, काफी काबिल एस्ट्रोनॉट है, पैगी विटसन, ठीक है। इसके अलावा स्टारवोर्स UW, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के से बिलोंग करते हैं और एक टिबोर कापू, ये हंगरी से हैं, ठीक है। तो ये 3 लोगों और इनके साथ जाएंगे इस मिशन पे। बहरहाल ये मिशन लॉन्च होना था लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग डेट थी बेटा 11 जून। 11 जून को लॉन्च होना था लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये नहीं जा पाया है ना। एक्सियम 4 काफी चर्चा में रहा है बेटा। एक्सियम 4 मिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सियम 4 मिशन में करोड़ों रुपए का खर्चा हो चुका है। इनकी प्रैक्टिस, इनकी
स्पेस में जाने के ऊपर, है ना। इस पे जो खर्चा हुआ है ये टोटल हमारे इंटरनेशनल मार्केट का 2% खर्चा हो चुका है, तो ये की बहुत बड़ा अमाउंट है और काफी ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है स्पेस के ऊपर, है ना। काफी पैसा देश लगा रहा है, दुनिया लगा रही है किसके ऊपर, स्पेस एक्सप्लोर करने के ऊपर। तो ये स्पेस आने वाले टाइम का फ्यूचर है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मेक टू वर्क आवर इन प्राइवेट फर्म एंड फैक्ट्रीज। देखो आपको लग रहा होगा कि भैया टाइमिंग घटा दी होगी, लेकिन घटाई नहीं है, बल्कि इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। बोला गया 9 से 10 घंटा करना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, है ना। आंध्र प्रदेश में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वर्किंग आवर्स बनाने की बात चल रही है ना। तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में किस देश ने वर्किंग आवर को 9 से 10 घंटे करने की बात कही है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बेटा अगर हम बात करें तो आपके चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है ना, और अमरावती यहाँ का कैपिटल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है आयुष निवेश सारथी, जिसे हमारा जो आयुर्वेदिक एरिया है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, है ना। आयुर्वेदिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कमर्शलाइज करना का मेन मोटिव है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की पहचान दुनिया भर में हो, देश दुनिया में हो। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। हमारी जो आयुर्वेदिक एरिया है भारत का, आयुष मिनिस्ट्री है, वो इसीलिए बनाई गई थी। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद योगा यूनानी सिद्धि, है ना। तो ये आयुष की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आयुष अलग अलग जो बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल का जो मेडिकल एरिया है उसको बात करता है। ये अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर जो हमारे भारत में डिफरेंट डिफरेंट हब्स पाई जाती हैं, उन हब्स का इस्तेमाल करके क्योर करना, एकदम नेचुरल थेरेपी से क्योर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी को ही इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना ही इसका मेन काम है। तो इसीलिए एफडीआई को भारत में लाए हैं ताकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में और भारत का बढ़ावा मिले, है ना। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्लोबल लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड वेलनेस बनने के लिए भारत ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, विच आइलैंड इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज गालापागोस ऑफ इंडियन ओशियन। गालापागोस एक आइलैंड है, एक आर्किपिलागो है। आर्किपिलागो बेटा क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो एक आर्किपिलागो है जो कि पैसिफिक ओशियन में, कौन से ओशियन बेटा, पैसिफिक ओशियन में, इसे याद रखिएगा। यूक्रेड कंट्री से बिलोंग करता है ना। अगर आप इसे मैप पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब भारत या इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का गैलापागोस किसे कहा जाता है, तो बेटा सोकोट्रा आइलैंड। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज पाई जा रही, किस तरह की, जैसे उस आइलैंड में बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, वैसे इस आइलैंड में बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटीज, साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज बहुत पाई जाती हैं, है ना। सकोटा आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यमन से कनेक्टेड है ना। अभी हाल फिलहाल में सकोटा आइलैंड के ऊपर काफी सारा चर्चा चल रही थी, क्योंकि इस आइलैंड के जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन बहुत हो गया था। तो WHO के साथ मिलकर यूएई ने यहाँ के बच्चों को क्या किया है, सपोर्ट किया है, उनके खाने पीने का से लेकर चीज़ों का, है ना। तो यूएई की एक फाउंडेशन है, उसने यमन की सकोटा आइलैंड में बच्चों में माल न्यूट्रिशन बहुत हो गया था, तो उसके लिए भी काम किया। मैंने इस पर एक न्यूज़ भी आपको बनाई थी, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, है ना। अब सकोटा आइलैंड बेटा बहुत ही खूबसूरत है, ये इतना खूबसूरत है कि यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा है, इसे याद रखिएगा। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं ये सकोटा आइलैंड का ही दृश्य है। तो सकोटा आइलैंड को देखिएगा, याद रखिएगा, और हो सकता है पूछ से ले, सिंपल सा क्वेश्चन, सकोटा आइलैंड कहाँ से है, किस ओशियन में, तो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी के बगल में, है ना। और अगर हम इसमें बात करते हैं, बेसिकली सकोटा आइलैंड अरेबियन सी में ही है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम सकोटा आइलैंड की बात करते हैं तो किस देश से बिलोंग करता है बेटा, यमन से, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री एक्सपीरियंसेस लार्जेस्ट डिप्थीरिया आउटब्रेक
इन 70 ईयर्स, है ना। डिप्टीरिया, डिप्टीरिया एक सिंपल सी बीमारी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है ना। भारत में डीपीटी का टीका लगता है, किसका टीका लगता है, डीपीटी, है ना, डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का एक कंबाइंड टीका होता है। जब भी भारत में बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को ये टीकाकरण ये किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। अभी बोल रहा है कि विच कंट्री एक्सपीरियंसिंग इट्स लार्जेस्ट डिप्टीरिया और ब्रेक इन 70 ईयर्स, मतलब बच्चे डिप्टीरिया से बहुत ज्यादा ही क्या है, इससे ग्रस्त हैं। तो वो कौन सा कंट्री है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न यूरोप, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप का जो रीजन है बेटा, ये इस वक्त डिप्टीरिया की चपेट में काफी बुरी तरह से आया हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। डिप्टीरिया बच्चों में होता है ज्यादातर, ये देखा याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च टू डिसमेंटल मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया। तो बेटा मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसमेंटल करने के लिए अभी भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें भारत के भी काफी सारे लोग शहीद भी हुए, है ना। उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये मॉइस्ट के लिए किया गया, है ना भाई। ऑपरेशन रेड डॉन तो सद्दाम हुसैन के लिए था, इराक के जो डिक्टेटर थे, है ना। ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक, जिसको आप ऑपरेशन सिंदूर भी बोलते हो, इसे याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट बताइएगा ऑपरेशन आयरन शील्ड किससे रिलेटेड है, मुझे ये कमेंट में आप जरूर बताइए बच्चों, है ना। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर अ ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी। फ्लैमिंगो एक बर्ड होती है बेटा, इस तरह से दिखती है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड होती है, और ये बेसिकली साउथ इंडिया में काफी ज्यादा पाई जाती है ना। स्पेशली आंध्रा के रीजन में फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है ना, इन फ्लैमिंगो बर्ड्स के लिए। तो अभी अगर हम बात करें फ्लैमिंगो के बारे में, तो अभी फ्लैमिंगो के लिए फ्लैमिंगो सेंचुरी किस स्टेट ने घोषित किया है, तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तो इसमें आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने फ्लैमिंगो सेंचुरी के बारे में मनाने के लिए घोषणा की है, ठीक है। फ्लैमिंगो की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में इसकी एक सेंचुरी स्टैब्लिश की जाएगी, ठीक है। फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया कहा जाता है बेटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन मिनिस्टर लॉन्च द उम्मीद पोर्टल फॉर डिजिटल वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो देखो उम्मीद पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है, वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए किया गया है। वक्फ बिल को लेके काफी सारी डिबेट्स हो चुकी हैं और काफी सारी चीजें अभी आगे भी चल रही हैं। तो अभी क्या है कि उम्मीद पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो देखो वक्फ जो है माइनॉरिटी का मुद्दा है, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है, किरेन रिजिजू, है ना। तो किरेन रिजिजू की बात करें तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन जय हिंद,